है औरों के लिए जो जीते हैं, मुस्कान देते हैं सभी को, आंसू सभी के पीते हैं। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। निर्लिप्त रह कर वो खिले, निर्लिप्त रह कर वो खिले, जल में जूनी रज रहे। वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे। वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे। प्रभु प्रेम का है पात्र वो, प्रभु प्रेम का है पात्र वो, जो सेवा में बलिहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता। शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता। उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। सुखदाई वो सुखदेव जो, सुखदाई वो सुखदेव जो, देता प्यार ही प्यार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। ओम शांति। आज हमारे बीच डॉक्टर सारंगी भाई जी एक बार फिर उपस्थित हैं। वेलकम भाई जी। आज मास्टरिंग ड्रामा की सीरीज का दूसरा भाग है। टॉपिक है डिटैच्ड ऑब्जर्वर, आर्ट ऑफ इनर स्टेबिलिटी। आप स्टार्ट कर सकते हैं भाई जी। ओम शांति। नमस्कार। आवाज पहुंच रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर से आप लोगों को आज की ये सत्र में स्वागत है और मास्टरिंग ड्रामा का दूसरा सत्र है ये।
इसके पहले 26 तारीख को हमने पहला सत्र किया था, जिसमें हम लोग ड्रामा किस तरह से पहले से बना हुआ है, बना बनाया स्क्रिप्ट है, कितनी परफेक्ट है और कितनी कल्याणकारी है, इसके ऊपर हमने ध्यान दिया था। आज हम लोग दृष्टा भाव के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे। अभी जैसे बहुत अच्छी गीत बजी, आप लोगों ने सुना कि हम संसार में रहे लेकिन संसार हमारे अंदर ना हो। कितनी अच्छी भावना है, देखिए कितनी अच्छी प्रेरणा है इस गीत के अंदर में, कि हम इस धरती पर हैं, हम इस संसार में तो है, सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। लेकिन ये सब करते हुए भी हम अपने आप को कैसे डिटाच्ड रख सकें, दृष्टा भाव को कैसे हम सुनिश्चित कर सकें, और हमारे अंदर में किसी भी तरह का उथल पुथल ना मचे, किसी भी तरह का अड़चन ना हो परिस्थिति के कारण। जिसको हम लोग शर्ट में कहते हैं कि हम परिस्थिति को तो बदला नहीं सकते, लेकिन मनोस्थिति को बिल्कुल ही बदला सकते हैं, और वो पोटेंशियल हमारे अंदर में बाबा ने भरा है। हम बाबा के इतने मीठे बच्चे हैं, आंखों के नूरे रतन हैं। रोज रोज बाबा हमारे श्रृंगार करते हैं, और उस श्रृंगार के माध्यम से हमारे अंदर में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं। तो चलिए आगे चल के हम लोग आज एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से यहाँ सब कुछ करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, हम अपने आप को निर्लिप्त रख सकते हैं। जैसे मुरली में कई बार उदाहरण के रूप में आती है कि कमल फूल के समान पवित्र बनो। आपको पता है कि कमल फूल दलदल से निकलती है, पानी के अंदर दलदल में, कीचड़ में उसका जड़ रहता है, लेकिन पानी के ऊपर जब वो प्रस्फुटित होता है, उसमें दलदल का कोई लेश मात्र भी, चिन्ह मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि खुशबूदार होता है, सुंदर होता है, और लोग आकर्षित होते हैं। उसी तरह से भले ही हमारे चारों तरफ की स्थितियां कैसा भी क्यों ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक, अगर आपको लग रहा है कि हम दलदल में हैं, नकारात्मक वातावरण में है, कलयुग की दुनिया में है, फिर भी हम कमल फूल के समान निर्लिप्त रह सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, और अपनी खुशबू चारों तरफ फैला सकते हैं। हम 10-15 सेकंड आपसे लेते हैं, स्क्रीन शेयर स्टार्ट करते हैं। बीच में आप लोग कभी भी प्रश्न कर सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं, या तो फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर स्क्रीन दिखाई पड़ रही हो तो एक बार बता दीजिएगा। जी भाई जी, दिखती है, लेकिन इट्स नॉट फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन कर देते हैं। ओके फाइन। तो हमारी टॉपिक यही रही, डिवाइन रोल एक्टिंग इन ए मल्टी डायमेंशनल एरिना, यानी बहुआयामी मंच पर दिव्य भूमिका का अभिनय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्रोनिम के रूप में ड्रामा कहते हैं। मुरली में बहुत बार ये शब्द आती है, आपके लिए नया नहीं है, लेकिन ड्रामा की एक नई परिभाषा हमने इसको निकाला, खोज किया, जो कि हमारे लिए जीने में काफी प्रेरणात्मक हो सकती है। डिवाइन रोल एक्टिंग इन ए मल्टी डायमेंशनल एरिना, और इसका पहला सत्र हो चुका है। आज का ये दूसरा सत्र, यानी 3 अक्टूबर, सेशन 2 ऑफ सेशन 2 अभी हम करते हैं। सेकंड सत्र में आज हम लोग देखेंगे डिटाच्ड ऑब्जर्वर कैसे हो सकते हैं, द आर्ट ऑफ इनर स्टेबिलिटी। अनासक्त भाव से दृष्टा यानी प्रेक्षक के रूप में, जैसे कहते हैं ना प्रेक्षालय यानी ऑडिटोरियम या थिएटर, जहाँ पर फिल्म शो होती है, मूवी चलती है, तो वहां पर जो दर्शक होते हैं उनको प्रेक्षक कहा जाता है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस दुनिया के रंगमंच पर, सृष्टि के रंगमंच पर जो कुछ ड्रामा के रूप में चल रही है, उसको हम अनासक्त भाव से यानी निर्लिप्त भाव से, दृष्टा के भाव से देख सके, और अंदर की स्थिरता को भी सुनिश्चित कर सके। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चनर शेयर किया था पिछले सत्र में, हमें लगता है कि आप उस क्वेश्चनर को अटेंड किए होंगे। कुछ प्रश्नावली थे, उसमें 20 प्रश्न थे, और हर प्रश्न में कुछ कुछ स्कोरिंग की प्रावधान था। तो किसी के स्कोर अगर 20 से 40 के अंदर आई हो तो उसका अर्थ क्या है, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर 40 के ऊपर से लेकर 100 तक, इस तरह की जो भी स्कोरिंग आई हो, आप अगर कृपया चैट बॉक्स में शेयर करें तो हम उसको थोड़ा सा
ब्रीफ कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने उसका अटेंड किया हो तो स्कोर लिखें, अंतिम स्कोर स्कोर। लिखना है, अच्छा। जी, खाली स्कोर लिखना है। कुछ भी आया हो 20 से 40 के अंदर तो हम अभी बताएंगे, फिर बाकी रेंज भी बताएंगे, लेकिन आप लोगों को स्कोर ही लिखना है। 20 से 40 के अंदर आया हो तो वो भी लिखें, और उससे ऊपर भी हो तो भी लिखें। जी 70 आया है, कुछ किरण दीदी लिख रही है 70 स्कोर है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। 50 आया है, श्यामा जी लिख रहे हैं 50। और कोई अगर अटेंड किया हो तो वो भी लिख सकते हैं। एनी अदर स्कोर? ठीक, मेरा कोई बात नहीं। जी 60 क्या बोले दीदी? 60 60, अच्छा 60 आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम पूरे स्कोर की रेंज को, अच्छा नीरा दीदी लिख रहे हैं 65, हम पूरा स्कोर रेंज को एनालिसिस करेंगे और उसका मीनिंग क्या है प्रेडिक्ट करेंगे, ताकि उससे हमें पता चले कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, हम किस जगह पर है, और आगे बढ़ने की प्रयास कैसे कर सकते हैं, हमारी पुरुषार्थ में और तीव्रता हम कैसे ला सकते हैं, हमारी तपस्वी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में और निखार हम कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। 20 से 40 के अंदर में अभी तक तो आप लोगों ने किसी ने नहीं लिखा है, लेकिन अगर किसी का ये स्कोर आती है तो उसका अर्थ होता है कि यह आत्मा संघर्षरत है, हर समय स्ट्रगल करती रहती है, और परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, परिस्थितियों पर हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं। और बाबा का कहना है कि जो प्रश्न चित्त हैं, यानी प्रश्न उठाते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न जो करते रहते हैं वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। ये बाबा का महावाक्य है। और दूसरों को हमेशा दोष देने की तमन्ना रहती है इनके मन में, अपने को हमेशा दोष मुक्त और औरों को हमेशा दोष युक्त ठहराने की प्रयास करते हैं। तो अक्सर करके सार के रूप में आप ये कह सकते हैं कि हर स्थिति में प्रश्न उठाते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, पीठ के पीछे ग्लानि करते रहते हैं, और अक्सर करके ये मानसिक स्थिति से डिस्टर्ब यानी विचलित रहते हैं। फिर और क्या करते हैं, ये नाटक को हल्के रूप से देखने की बजाय बोझिल महसूस करते हैं, यानी भारीपन महसूस करते हैं। दृष्टा बनना इनके लिए कठिन महसूस होता है, ऐसी आत्माओं की स्थिति होती है। अब इनको करना क्या है, गहन मंथन, बाबा की याद और वैराग्य का अभ्यास करने की आवश्यकता है। आखिरी पॉइंट जो है ये दिशा निर्देश है, गाइडेंस है, आगे बढ़ने की कदम है। क्या करें, मुरली को और गहराई से मनन चिंतन करनी है, बाबा की याद करनी है, मेडिटेशन की समय को बढ़ानी है, और वैराग्य भाव यानी निर्लिप्त भाव की अभ्यास करनी है। फिर अगला रेंज को हम लोग देखते हैं। अभी ये 20 से 40 हो गई, अब 41 से लेकर 60 तक 20-20 का रेंज हम लोग लेते हैं, 41 से 60। यह आत्मा प्रोग्रेसिव स्टेज में होती है, ये उस रेंज से थोड़ा बेहतर है, यानी 20 से 40 जो हमने देखा था उससे बेहतर है, और ये सीखने वाली आत्मा है। अंदर में प्रयास रहता है कि मैं आगे बढ़ूं, कदम को आगे बढ़ाने की तमन्ना रखते हैं, और इनके अंदर में ड्रामा को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की कला रहती है। ये एक विशेष कला है, प्रतिभा है, जो कि ड्रामा को एक सिद्धांत यानी कंसेप्ट के रूप में स्वीकार करना सीखते हैं, लेकिन व्यवहार में प्रतिक्रियाएं अभी भी उभरती रहती है। पहले की रेंज से ये बेहतर रेंज है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी कार्य व्यवहार में आते हैं। कार्य मतलब प्रकृति के साथ में जो श्रम करते हैं, और मनुष्य मनुष्य के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उस व्यवहार में कभी कभी प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, यानी रिएक्टिव हो जाते हैं। और ये रोल कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसी आत्माओं को रोल कॉन्शियस स्टेट से सोल कॉन्शियस स्टेट की ओर ज्यादातर तीव्रता बढ़ाने की आवश्यकता है।
भूमिका की जागरूकता, मैं कौन हूँ, परिवार में मैं अगर किसी की माँ हूँ, पापा हूँ, ऑफिस में किसी का बॉस हूँ, किसी का सबॉर्डिनेट हूँ, समाज में एक सक्रिय सदस्य हूँ, ये हमारी रोल है। अगर मैं टीचिंग का प्रोफेशन में हूँ तो मेरा रोल है टीचिंग करना, पढ़ाना। तो ये मेरा रोल कॉन्शियसनेस है, जागरूकता, वो तो करना ही है। लेकिन ज्यादा फोकस हमें सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्मिक स्थिति के ऊपर देने की आवश्यकता है, कि अगर हमारी स्कोर इस रेंज में है तो। और क्या करनी है, ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। बाबा का ये महावाक्य है, बार बार मुरली में आती रहती है, नथिंग न्यू। सब कुछ बनी बनाई है, दृष्टि के रूप में इसको देखते जाना है। तो इसके ऊपर अभ्यास करने से ज्यादा सहायता मिलेगी। यह है 41 से 60 की स्कोर की प्रिडिक्शन। अगली स्कोर को देखते हैं, 61 से लेकर 80 तक। ये प्रगति पथ पर आत्मा है, प्रोग्रेसिंग सोल, आगे बढ़ने वाली, तरक्की करने वाली, विकास की मार्ग पर है। आप नाटक को भली भांति समझते हैं, परंतु कभी कभी दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं। इसके प्रीवियस रेंज में जो थे वो है प्रतिक्रियाशील, कभी कभी प्रतिक्रियाशील होना। और यहाँ पर प्रतिक्रिया उतनी इंटेंस वाले नहीं हो रही हो, लेकिन टू सम एक्सटेंट अपनी स्थिति को हिलना, हिलाने डुलाने में यह पर्याप्त होता है। अर्थात ड्रामा की स्थिति को हम दृष्टा के रूप में परफेक्टली देखने में अभी भी असमर्थ हैं। अच्छा, मेरा दीदी लिख रहे हैं, एक्चुअली माई स्कोर इज मोर देन 80। ओ वंडरफुल, आने वाले हैं वो स्कोर में हम आएंगे। बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशन दीदी। तो 61 से 80 के अंदर में जो रेंज है, आप नाटक को भली भांति समझते हैं, परंतु कभी कभी दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं। स्वीकार्यता या वैराग्य में कभी कभी संघर्ष होता है। ये ओकेजनल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको उस ड्रामा को निर्लिप्त भाव से स्वीकार करने में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा होती है। जी, कैलाश जी लिख रहे हैं 62 स्कोर है, बहुत अच्छा। हम आगे बढ़ेंगे, जहां भी है वहीं से हम कदम आगे करेंगे, प्रगति की ओर चलेंगे, कोई बात नहीं है। और विथ अवेयरनेस मास्टरी विल बिकम नेचुरल। 61 से 80 की रेंज जो है बहुत अच्छी रेंज है। सजगता के साथ निपुणता स्वाभाविक बन जाएगी। निपुणता मतलब ड्रामा के ऊपर मास्टरी, दृष्टा भाव की निपुणता, इसमें पारंगत होना, डिटाच्ड ऑब्जर्वर की रोल को और सुनिश्चित कर पाना, ये समय क्रम में धीरे धीरे हो जाएगा और आसान भी होगा। जो स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, यानी 61 से 80 की रेंज में अगर पहुंच चुके हैं, तो आपके लिए प्रक्रिया धीरे धीरे आसान होती जाएगी। बहुत जल्दी से ही आप निपुणता प्राप्त करने वाले हैं। अब आइए बेस्ट रेंज, यानी 81 से लेकर 100 तक जो है, उसमें जिन लोगों की है उनकी क्या स्थिति है उसको देखते। 81 से 100, यू हैव डीप फेथ इन ड्रामास बेनोवोलेंस, यानी आपके भीतर नाटक की कल्याणकारी भावना पर गहरा विश्वास है। हम पहले के सत्र में पूछा था कि हम ज्ञान में चलते हैं या हमारे अंदर ज्ञान चलती है, और आप लोगों ने इसको बहुत बढ़िया से रेस्पॉन्स किया था कि हमारे अंदर में ज्ञान चलती है। इसका भावार्थ ये होता है कि ड्रामा को हम दृष्टा के रूप से देखने में समर्थ हो पा रहे हैं। यह हमारी काबिलियत बन चुकी है, हमारी स्थिति आसान हो चुकी है, सरल हो चुकी है। हम ड्रामा को ड्रामा के रूप में ही देखने में अभी समर्थ हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि वैराग्य और स्वीकार्यता और हल्कापन आपके लिए स्वाभाविक हो गई है। ये आपका नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो चुकी है। इसमें कोई अड़चन नहीं आ रही है, विरोध का भाव नहीं है। आपके लिए अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति सामान्य रूप से बराबर है, दोनों आपके लिए स्वाभाविक है। और आप अपनी स्थिरता से दूसरों को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक तो आप अंदर से स्टेबल है ही है, और अपने अंदर की स्टेबिलिटी के कारण औरों को भी आप प्रेरणा प्रदान करते हैं, और लोग, बाकी लोग आपको देख के आपसे भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इतनी अच्छी स्थिति है। तो जिन लोगों का ये 81 से लेकर 100 के अंदर में स्कोरिंग आई है, उनके लिए बाबा के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामना है। चलिए, और इसी को हम लोग कहते हैं मास्टरिंग द ड्रामा। तो जिन लोगों का 81 के पीछे तरफ है, अलग अलग रेंज हमने बात किया, कहीं भी कोई किसी भी रेंज पे हो, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हर आत्मा प्रगतिशील है, हर आत्मा के अंदर में पोटेंशियल है टू रीच द परफेक्शन, यानी पूर्णता को प्राप्त करने की स्वाभाविकता है, पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है।
जी, मेरा दीदी हैंड रेज की है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यह भाई जी, ओम शांति। जो ओम स्कोरिंग शांति। है, स्कोरिंग में 4 मार्क्स के जो है ऑफन एंड 5 इज ऑलवेज। सो माय many of the questions my answer were 4, but ओके। it's like that is, it's just like 1 second and then we become stable. So maybe less than a second. We can say 1 second because 1 second से कम तो अभी कुछ है नहीं पुरुषार्थ में। ले तो उसका डिफरेंस कैसे, इन बिटवीन क्या क्या कुछ मार्जिन है कि नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां रुक गए, देन वो 1 सेकंड के बाद फिर स्टेबल हो जाते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी। देखिए, हमें कौन सी स्थिति चाहिए और कौन सी स्थिति हमें सहज स्वीकार्य है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस। व्हिच स्टेट ऑफ बीइंग इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस। और जो स्टेट ऑफ बीइंग हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है, उसमें हम निरंतर टिकना चाहते हैं या कभी कभी टिकना चाहते हैं। हम उसको सरल शब्दों में ये पूछ सकते हैं कि हर मनुष्य आत्मा सुख पूर्वक जीना चाहता है। सुख उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सुखी जीवन सभी की प्रयास है, चाहत है। दैट इज द फंडामेंटल एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। May it be India, may it be California, may it be Japan, may it be Germany. Wherever you go, irrespective of the geographical territory, a human soul means every moment he or she desires to live in perfect harmony within himself or herself, as well as in harmony with others. Is it right? सही बोल रहा हूँ दीदी? आप तो सही बोल रहे थे भाई जी। या जी मेक जी जी, सेंस। मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आपका पॉइंट में आ रहा हूँ मैं। अगर हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम निरंतर सुख पूर्वक जिए, तो वही स्थिति हमारे लिए सहज रूप से स्वीकार्य है। अगर ये स्थिति में हम टिक नहीं पाते, ड्यू टू सम रीजन, एंड देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, अगर किसी कारण से हम उस स्थिति में नहीं टिक पाते हैं, तो वही हमारे लिए पीड़ा का कारण है। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ आवर सफरिंग, ऑफ आवर पेन, ऑफ आवर इंस्टेबिलिटी। तो हमारी प्रयास, हमारी पुरुषार्थ, हमारी तपस्या, हमारी सारे के सारे कोशिश, एफर्ट होनी चाहिए उस स्थिति में निरंतर हम टिक पाए। और निरंतर टिकने के लिए ये जस्ट एक आउटलाइन है। ये जो एक्सरसाइज हमने किया, ये जस्ट एक इंडिकेटिव आउटलाइन है, जस्ट टू गिव अस प्रॉपर गाइडेंस कि हम किस जगह पर अभी हैं और वो स्थिति में हम निरंतर टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते। तो 1 सेकंड की जो आपने बात पूछा, वो ये है कि हम 1 सेकंड के लिए दृष्टा भाव में टिक तो जाते हैं, लेकिन अगला सेकंड में फिर गिर जाते हैं। यानी हमारी विकेट कभी टिकी रहती है, कभी गिर जाती है। ये स्थिति, इसको हम स्टेबिलिटी तो कहेंगे, लेकिन पार्शियल स्टेबिलिटी, निरंतरता नहीं हो पाती, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति कभी चाहेगा क्या मुझे 1 घंटे के लिए सुख मिले, फिर अगले 1 घंटे में दुख मिले, फिर अगले 1 घंटे में सुख मिले, फिर अगले 1 घंटे में दुख मिले? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। अगर हम सुखी बनना चाहते हैं, तो रात दिन निरंतर 24/7 सुखी ही होना चाहिए। तो अगर मुझे 1 सेकंड में अपनी अचल अडोल स्थिति में पहुंचना आसान हो गया और उसमें टिकना भी संभव हो गया, तब मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि मेरा स्कोर 81 से 100 के बीच में भले हो, लेकिन फिर भी मैं मास्टरिंग द ड्रामा के आर्ट में निपुणता प्राप्त कर लिया। जरूरी नहीं कि 100 ही होना, और जरूरी नहीं है कि 81 में है तो हम कहीं अचल अडोल नहीं हो पाए। ये तो जस्ट एक इंडिकेटिव स्कोर है समझने के लिए। तो वास्तविकता क्या है, अपनी स्थिति कैसी है, ये तो स्वयं को ही आकलन करने की आवश्यकता है, rather than going for the scoring. Scoring just a guideline, outline, indicative, ये एक सिग्नल है हमारे लिए, एक मार्गदर्शक है, आई ओपनर, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी स्थिति की वास्तविकता को हम स्वयं स्वयं ही परख सकते हैं। हम कितनी देर तक, बेस्ट तो ये है, आइडियल तो ये है कि निरंतर,
बेस्ट यह है कि हम निरंतर टिक पाए कि हम अचल अचल अडल स्थिति में हैं, और वही है ड्रामा को मास्टरिंग करना, वही है ड्रामा में निपुणता प्राप्त करना, यानी पारंगत बनना, सिद्ध हस्त होना। आगे बढ़े सिस्टर। जी भाई जी। ओके, बढ़िया। तो ये स्कोरिंग के एनालिसिस हमने किया, इसके बाद थोड़ा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये स्लाइड आपके लिए शायद नई नहीं है, इसमें हम ये बोलना चाहते थे और अभी भी वही चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू रियलिटीज। एक है उसका ग्रॉस बॉडी जो कि मटेरियल बॉडी है, स्थूल शरीर है जिसमें हड्डी है, मांस है, कोशिकाएं हैं, खून है, इसको हम लोग हड्डी मांस का पुतला कहते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए मटेरियल बॉडी। और उसको संचालन करने के लिए, सक्षम रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए, ऑपरेटिव रखने के लिए, फंक्शनल रखने के लिए उसके अंदर एक ऊर्जा की प्रवाह होती है जो कि नैसर्गिक क्रिया के माध्यम से होती है। इट इज नेचुरल, इट इज गवर्नड एज पर द नेचुरल लॉ, एंड दैट एनर्जी, दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट, हम लोग उसको कहते हैं सोल, यानी स्पिरिट, या सेल्फ भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, इसको प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ये प्राण शक्ति जब तक शरीर के अंदर में प्रवाहित होती रहती है, संचरित होती रहती है, तब तक हम जीवित मानव कहलाते हैं। और जैसे ही ये शक्ति की प्रवाह बंद हो जाती है, दैट मीन्स द सोल इज आउट ऑफ द बॉडी और सोल इज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, तब हम कहते हैं कि इस जीवन यात्रा की अंतिम स्थिति आ गई, यानी अंत हो गया। अंत वास्तव में किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर नाशवान है, दिस इज मोर्टल बॉडी, बट द सेल्फ और द कॉन्शियसनेस यानी चेतना, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, इट इज नॉट मोर्टल इन नेचर, इट इज इमोर्टल। यह अमर है, अविनाशी है, इसकी जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक लिखा गया है, नायनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, यानी इसको शस्त्र काट नहीं सकती, किसी भी तरह के हथियार इसको काट नहीं सकता, और इसको हवा उड़ा नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। ऐसी एक चमत्कार शक्ति, बहुत बड़ी विशिष्ट महिमा जो कि हमें संचालित कर रही है, हर पल हर घड़ी हमें सक्रिय रखने में समर्थ हो रही है, उस शक्ति के अधिकारी हम स्वयं हैं, क्योंकि हम मानव हैं। और ये सेल्फ के अंदर, चेतना के अंदर में ऐसी शक्ति है जो कि संपूर्णता को प्राप्त करने की पोटेंशियल रखती है, पूर्णता को प्राप्त कर सकती है, ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। इसलिए मानव को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। इस धरती पर जितनी भी तरह की क्रिएचर्स है, चाहे जड़ तत्व हो या चैतन्य तत्व हो, उसके अंदर में सिर्फ मानव की चेतना ही ज्ञान को संपूर्ण रूप से समझ सकती है, प्राप्त कर सकती है। इसीलिए मानव को ज्ञान स्वरूप कहा गया। आज हम लोग इसको और थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि ये शरीर को लेके हमारी रोल क्या है, क्योंकि शरीर के अंदर में वो ताकत नहीं कि वो समझ सके, परख सके, निर्णय कर सके, अच्छी बुराई की पहचान कर सके, लेकिन ये ताकत आत्मा के अंदर है, स्वयं के अंदर है, यानी मेरे अंदर है। मैं एक चैतन्य शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। तो बॉडी को हम कहते हैं कि मेटेरियल डोमेन, यानी जड़ता की क्षेत्र, और ये है स्पिरिट यानी आत्मा है, चैतन्य की क्षेत्र, चेतना की क्षेत्र। ये दोनों की सह अस्तित्व से मानव का प्रकटन होता है, और मानव को यानी असली सत्ता के रूप में कहें कि चेतना को हम कर्ता, दृष्टा और भोक्ता कहते हैं, क्योंकि यही वही सत्ता है जो देखने की सामर्थ्य रखती है, करने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए इसको कर्ता भी कहते हैं, और एंजॉय करना यानी भोग करने की सामर्थ्य रखती है। उदाहरण स्वरूप, हमें अगर आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है तो आइसक्रीम हम हाथ से लेते हैं, मुंह में रखते हैं, जीभ पे उसको रखते हैं, लेकिन स्वाद का जो आनंद है वो आत्मा को ही मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी स्वादिष्ट भोजन है, या तो कोई स्वादिष्ट नहीं है, रुचि नहीं लग रही है, वो भी आत्मा ही परख रही है कि whether it is a good taste, whether it is a bad taste। ऐसे स्थूल रूप से देखें तो आपके जीभ के अंदर में कई सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। स्वाद को या चखने की जो क्रिया है, वो कैपेसिटीज जीभ में तो है ही,
लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। जीभ से उस सेंसेशन को ट्रांसमिट करने की क्रिया हमारे स्नायु संस्थान के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क फिर उसको अगला कदम पे चेतना तक पहुंचाती है। इसलिए माना जाता है, साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि ब्रेन इज द इंटरफेस बिटवीन द सेंसेशन एंड द कॉन्शियसनेस। यानी हमारी संवेदनाओं की जो क्रिया है, संवेदना को स्वीकारने की, परखने की, चखने की, आस्वादन करने की क्रिया, जो कि हमारी पंच इंद्रियों के द्वारा होती है, वो ब्रेन के माध्यम से चेतना तक पहुंचती है। तो संवेदनाओं को प्राप्त करने के बाद चेतना उसको पढ़ती है, कि इंटरप्रिटेशन करती है, परखती है, मुझे क्या करनी है, नहीं करनी है, ये निर्णय लेती है। और निर्णय के उपरांत फिर से वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है और कुछ इंस्ट्रक्शन डिलीवर करती है। ब्रेन के अंदर में जो न्यूरल सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम, स्नायु संस्थान है, उसमें लाखों, हजारों, करोड़ों ऐसे कण होते हैं जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मेडिकल लैंग्वेज की भाषा है। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं, चेतना की जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट करते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी हिसाब से फिर वो हाथ को, पैर को, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को संचालन करते हैं। तो सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन इज द इंटरफेस बिटवीन द सेंसरी ऑर्गन्स एंड द कॉन्शियसनेस, and the sensory organs receive the sensations from the external world, and after the interpretation of the consciousness gives the instructions to the sensory organs, to the nervous system, to act as per the need to the bodily organs. यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। भाई जी थोड़ा हिंदी में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर गिविंग द फीडबैक। हिंदी में यह है कि हमारे शरीर जो कि जड़ तत्वों से बना हुआ, कई कोशिकाओं से बना हुआ, जिसको हम सेल कहते हैं, कोशिका, खून से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ, उसके अंदर स्नायु संस्थान है, पाचन संस्थान है, शरीर के अंदर में कई सारे अंग है, अंदरूनी अंग, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन की बनावटी यानी संरचना कैसी होती है, कई सारे टिश्यूज को लेके होते हैं, टिश्यू बनते हैं कई सारे सेल्स को लेके। ये इसकी संरचना है। इसके अंदर में संवेदना को रिसीव करना, यानी प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे जीभ में स्वाद को आस्वादन करने की क्षमता है, चमड़ी में गर्मी या ठंडा को परखने की क्षमता है। हम चमड़ी के माध्यम से छू के कह सकते हैं कि ये लोहे का रड गर्म है या ठंडा है, आइस ठंडा है। ये चमड़ी से हमें छूने से संवेदना प्राप्त होती है। अगर हमारे हाथ में एक आइस यानी बर्फ का टुकड़ा किसने रख दिया, हमें ठंडक तो महसूस होगी। ये हो गई सेंसरी ऑर्गन की कार्य, यानी संवेदना का कार्य। चर्म के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से हमें संवेदना मिली। अब वो संवेदना हमारी स्नायु संस्थान के माध्यम से ब्रेन तक पहुंची, मस्तिष्क में पहुंच गई। मस्तिष्क ने उसको एनालिसिस किया और ब्रेन का काम है कि उसको चेतना तक भेजना, यानी आत्मा तक भेजना। आत्मा ने समझ लिया कि ये आइस है, यानी बर्फ है, इसके अंदर में ठंडक है, और ये ठंडा मुझे कंफर्टेबल लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है। अगर कंफर्टेबल लगता है तो मैं उसको पकड़ के रखी रहूं, मेरे हाथ में है, हथेली में रखी हूं। और मुझे अगर ठंडक कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो मैं इसको छोड़ दूं। ये निर्णय लेने की क्षमता आत्मा के अंदर होती है। आत्मा तुरंत निर्णय करती है कि मैं इसको पकड़ के रखूं या छोड़ दूं। और वही इंस्ट्रक्शन वो फिर से ब्रेन के माध्यम से स्नायु संस्थान को देती है। स्नायु संस्थान हाथों को निर्देश देते हैं कि इसको हटा लें, अंगुलियों को निर्देश देते हैं कि इसको छोड़ दें या तो पकड़ के रखे रहें। इस विधि से निरंतर ये क्रियाएं चलती रहती है, प्राकृतिक रूप से चलती है, नैसर्गिक रूप से चलती है, और इतनी क्षिप्रता के साथ चलती है कि हम इसको पकड़ नहीं पाते। इट इज सो नेचुरल कि हम इसको देखने की आवश्यक भी नहीं पड़ती और हमें दिखता भी नहीं है। इतनी जल्दी से, इतनी रफ्तार से, इतनी क्विकली ये होती रहती है।
लेकिन जब बारीकी से इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर मेरा एक संसाधन है, मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, साधन है, यंत्र है। नाक से मैं सांस लेती हूँ, आंखों से मैं देखती हूँ, आंखें मेरे लिए कैमरा है, लेंस है, हाथ मेरे लिए एक साधन है, मैं कार्य करती हूँ। इस तरह से जब बारीकी से हम तार तार करके देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर में दृष्टा भाव और गहराई से बनने लगता है, दृढ़ता से हम उसको बनाने लगते हैं। ठीक है दीदी, चलिए। तो यही चेतना जो कि हमारे लिए मूल है, द ओरिजिन ऑफ एवरी एक्टिविटी। क्योंकि चेतना नहीं है तो हमारे अंदर में किसी भी तरह की निर्णय नहीं हो पाएगी, संकल्प नहीं हो पाएगी, कल्पनाशीलता नहीं हो पाएगी। शरीर के अंदर में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो विचार की उत्पत्ति करें, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ आत्मा के अंदर है। तो इसको हम लोग कई शब्दों में पुकारते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, प्राण वायु, जीव सत्ता, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारी वही कंसेप्ट यानी वही समझ होनी चाहिए, जो हम भिन्न भिन्न शब्दों को भले प्रयोग करें लेकिन कंसेप्ट इज सेम। और एक दूसरा उदाहरण, सरल उदाहरण से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दो बल्ब आप देखते हैं, बाईं तरफ दो जो बल्ब है वो चमकता नहीं है, दाहिने तरफ की जो बल्ब है वो चमक रहा है। यानी यूं ही कहें कि बाएं तरफ की बल्ब में रोशनी नहीं आ रही है क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ताकत, बिजली की शक्ति नहीं जा रही है। दाहिने तरफ की जो बल्ब है उसके अंदर बिजली की शक्ति प्रवाहित हो रही है, इसलिए वो ग्लो कर रहा है, रोशनी प्रदान कर रही है। तो आप इसको तुलना करें कि बाएं तरफ की जो बल्ब है अच्छा बल्ब है, लेकिन उसके अंदर रोशनी नहीं निकल रही है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। वैसे ही हमारा शरीर जो कि सब कुछ शारीरिक रूप से पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन उसको संचालन करने वाली जो ऊर्जा का प्रभाव होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की तरह, उस ऊर्जा संपन्नता न होने के कारण हमारे अंदर में वो रोशनी नहीं है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जीवित मानव और मृत मानव के बीच में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है, जीवित मानव के अंदर में ये रोशनी की प्रभाव होती रहती है, यानी ये ऊर्जा का प्रभाव होती रहती है। ये कौन सी ऊर्जा? ये आत्मिक ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ द सोल, द एनर्जी ऑफ द कॉन्शियसनेस, चैतन्य शक्ति की प्रभाव होती रहती है, इसलिए हम कार्यक्षम रहते हैं। जब ये बिजली की शक्ति यानी आत्मिक शक्ति, आत्मिक चेतना, सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्मा, स्पिरिट निकल जाती है शरीर से डिटाच्ड हो जाती है, अपनी लीला को पूरा करके अपनी ड्रामा के अनुसार 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की शरीर यात्रा को पूर्ण कर लेती है, शरीर को छोड़ देती है। उस समय ये सिंपल एक बल्ब की तरह पड़ी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं डेड बॉडी, जो कि डेड बल्ब की तरह है। ये हमारी ग्रॉस मटेरियल बॉडी है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए। हड्डी, मांस, कई सारे टिश्यूज, कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे कोशिकाएं, हड्डियां है, खून है, मांसपेशी है, इत्यादि इत्यादि। इसको टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाया गया ताकि हम आसानी से समझ सकें। इसमें कोई भी भाग में चेतना की तरह कोई ताकत नहीं है कि वो समझ सके, परख सके, निर्णय कर सके, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसको एक संगठन के रूप में, एक प्राकृतिक क्रिया के द्वारा, नैसर्गिक क्रिया के द्वारा एकत्रित करके एक मानव के रूप में संरचना करना, उसके साथ में फिर एक स्पिरिट यानी आत्मा का मिश्रण होना, यानी सह अस्तित्व बनना, को एग्जिस्टेंस होना, तब ये कंप्लीट मानव चेतना, मानव यानी जीव आत्मा, जिसको गीता में वर्णन किया गया जीव आत्मा, अर्थात जीव का शरीर और उसके साथ में एक आत्मा, दोनों की सह अस्तित्व, तब ये मानव का प्रकटन होती है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। हमने पिछले सत्र में यानी 5 महीने पहले हम लोग जब MBBS का सत्र चलाया था, मेंटेनिंग द बॉडी एंड मास्टरिंग, सॉरी, ब्राइटनिंग द सोल, मेंटेनिंग द बॉडी एंड ब्राइटनिंग द सोल। तो उस समय हमने इसको भी थोड़ा सा विश्लेषण किया था कि शरीर की आवश्यकताएं क्या है और स्वयं की यानी आत्मा की आवश्यकताएं क्या है। तो आप बारीकी से अगर देखें, अभी जो छवि में आपको देखने मिला वो यही है
कि शरीर की संरचना स्थूल रूप से देखें तो यह सिर्फ कुछ भौतिक और रासायनिक तत्वों की समाहार है। भौतिक और रासायनिक चीज यानी फिजिकल एंटिटी एंड केमिकल एंटिटी, रासायनिक सत्ता और भौतिक सत्ता। इस तरह पदार्थ से यह शरीर की संरचना हुई है, जबकि स्वयं की संरचना इस तरह से नहीं होती है। यह अभौतिक है, ना कि ये फिजिकल है, ना कि केमिकल है, ये अभौतिक है। और ये चेतना है जो कि मैटर यानी वस्तु या पदार्थ से परे है। इसलिए इसको हम एंटी मैटर भी कहते हैं। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन परख सकते हैं। एहसास करने की क्षमता इसके अंदर है। हम शरीर को छू सकते हैं, अंगों को छू सकते हैं, कपड़ों को छू सकते हैं, चश्मा को छू सकते हैं, क्योंकि ये पदार्थ होती है, स्थूल होती है, आंखों से दिखती है। लेकिन आत्मा को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि ये पदार्थ से नहीं बनी है। इसको सिर्फ एहसास करने की क्षमता होती है। शरीर की जो आवश्यकता है वो सीमित होती है, चाहे कपड़े हो, भोजन हो, सांस हो, गाड़ी हो, मकान हो, सब कुछ उसके लिए सीमित मात्रा में चाहिए। गाड़ी हमें चाहिए, भले हम एक गाड़ी इस्तेमाल करें या दो गाड़ी इस्तेमाल करें, चार गाड़ी इस्तेमाल करें, लेकिन सीमित ही चाहिए। इन्फिनिटी नहीं हो सकती। हमें भोजन चाहिए तो सीमित मात्रा में चाहिए। चावल है तो सीमित है, रोटी है तो सीमित है। अनगिनत रोटी हम खाएं ऐसा हो नहीं सकता। हमें सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सांस क्रिया के लिए, सीमित मात्रा में चाहिए, इन्फिनिटी नहीं चाहिए। कपड़े हमें चाहिए, फ्रॉक चाहिए, साड़ी चाहिए, पैंट शर्ट चाहिए, मफलर चाहिए, शॉल चाहिए, कुर्ता पायजामा चाहिए, सीमित मात्रा में चाहिए। सीमित ये 5 भी हो सकती है, 10 जोड़ी भी हो सकती है, 15 जोड़ी भी हो सकती है, लेकिन सीमित चाहिए। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को कपड़ों से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आत्मा वस्तु नहीं होता, उसको कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है, जो भोजन शरीर को चाहिए, रोटी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। चावल रोटी सब्जी पापड़ दही सलाद ये शरीर को पोषण देते हैं, आत्मा के लिए वो पोषण का काम नहीं करेगी। गाड़ी से शरीर का ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, आत्मा की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई गाड़ी की साधन की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो पल भर में पूरी दुनिया की चक्कर काट सकती है। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, गौरव चाहिए, सहयोग चाहिए। यह है आत्मा की मौलिक स्वत्व जिसको कहते हैं, मौलिकता जिसको कहते हैं, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कहते हैं। इसीलिए अगर हमने गुस्सा किया तो हमें बेचैनी महसूस होती है, तुरंत हम तरसते रहते हैं हमें शांति मिले, क्योंकि शांति हमारा स्वभाव है। शांति हमें प्रभाव से नहीं मिल सकती है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि शांति हमारा अंदरूनी स्थिति है। वो स्थिति जब बिगड़ जाती है तब हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए आत्मा की जो नीड है, जो कि सुख है, शांति है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ये सारे अनलिमिटेड होते हैं, यानी निरंतर हमें चाहिए होता है, हर पल हर क्षण हमें चाहिए होता है। भोजन शरीर को चाहिए जब हमें भूख लगे तब चाहिए, लेकिन शांति हमें निरंतर चाहिए, क्योंकि हर पल हर घड़ी हमें शांति की तलाश होती है। यह आत्मा की आवश्यकता होती है। शरीर की जो आवश्यकता है वो क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रात्मक है, परिमाण है उसका। इतनी जोड़ी कपड़े, इतनी रोटी, 4 6 10 रोटी, 1 गिलास पानी, 1 चश्मा, 4 व्हीकल, 2 टू व्हीलर, 1 4 व्हीलर, ये मात्रा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। 1 मकान या 2 मकान शरीर के लिए आवश्यक हो सकता है। लेकिन आत्मा के लिए जो चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद संतोष, वो क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें 2 किलो सुख चाहिए, 4 लीटर प्रेम की भाव चाहिए, कभी ऐसा नहीं कहते हैं। 3 सेंटीमीटर की सम्मान चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। 10 किलोमीटर की सहयोग चाहिए,
ऐसा कहने वाले भी हंसेंगे और सुनने वाले भी हंसेंगे। हम उसको गुणात्मक रूप से स्पेसिफाई करते हैं। हमें सम्मान चाहिए और वो भाव से प्रकट होता है। हमें प्रेम चाहिए, प्रेम हम देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से देते हैं। यहाँ पर कोई क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको क्वालिटेटिव कहते हैं, यानी गुणात्मक कहते हैं। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं यानी इंटरमिटेंट, जब चाहिए तब हमें पूर्ति करने की आवश्यकता है। लेकिन आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं ये रुक रुक नहीं हो सकती कि अभी खुशी चाहिए उसके बाद दुख चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये निरंतर चाहिए, खुशी चाहिए, सम्मान चाहिए, निरंतर चाहिए, प्रेम चाहिए, निरंतर चाहिए, रात दिन चाहिए, वीकडेज भी चाहिए, वीकेंड में भी चाहिए, हर महीने चाहिए, हर जगह पर चाहिए, हर समय चाहिए। इसीलिए उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। आप इसको खुद विश्लेषण करके देखें। हम तो ये सीमित समय के अंदर में आपको जस्ट इग्निशन के रूप में देते हैं, इग्नाइट करने की प्रयास करते हैं कि आपके अंदर में ये सोच विचार चलने लगे, आपके अंदर में ये चिंगारी पैदा हो जाए। लेकिन करने की क्रिया आपके अंदर से शुरू होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वयं को देखने की प्रयास। यही है तीव्र पुरुषार्थी की लक्षण। स्वयं को देखें, निरंतर देखें, एक दृष्टा के रूप में हम स्वयं को देखें। शरीर को भी देखें, शरीर तो देखना आसान है, लेकिन स्वयं के द्वारा स्वयं को देख पाना ये एक बहुत बड़ी कला है। यही है तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, निरंतरता रखने की कोशिश करें और रेगुलरिटी करें, रेगुलरिटी के साथ करें, कंसिस्टेंसी रखें, तब आपको स्पष्ट रूप से देखने मिल जाएगा। समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से होगा। शरीर की फिजिकल डायमेंशन है, इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है, इतना मोटा है, इतना वजन है शरीर की वजन। लेकिन आत्मा को ऐसा हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इट हैज नो फिजिकल डायमेंशन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन कुछ नहीं है, ये सबसे परे है। इसलिए हम इसको कहते हैं डायमेंशनलेस। शरीर की सारी आवश्यकताएं बाहर से पूरी होती है। मेटेरियल की जो नीड है वो मेटेरियल से ही पूरी होगी। शरीर मेटेरियल से बनी है, पदार्थ से बनी है, इसलिए पदार्थों की पूर्ति से ही इस शरीर की आवश्यकताएं पूर्ति होगी। भोजन से पूर्ति होगी, कपड़ों से होगी, और ये सब मेटेरियल है। मकान से होगी, मिट्टी से होगी, पानी से होगी, हवा से होगी, सूरज की रोशनी से होगी। तो ये सारे मटेरियल्स हैं। और आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं ये इन चीजों से पूर्ति नहीं हो सकती। आप आजमा के देख लें, आप कितना भी भोजन कर लें लेकिन आत्मा को सुख चाहिए। आप अगर सुखी नहीं हो पाए तो भोजन से पेट भरेगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, आप तृप्त नहीं हो सकते। मानसिक रूप से आप बेचैन रहेंगे ही। कपड़े से आप शरीर को ढक सकते हैं, शरीर की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा तब तक सुखी नहीं हो पाएगी जब तक आप आत्मा को निरंतर सुख, शांति, संतोष, आनंद की स्थिति में नहीं रख पाते हैं। तब तक कपड़ों से, वस्त्रों से, मकान से, गाड़ी से, परिवेश से, स्थूल चीजों से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आत्मा को तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों से फर्क पड़ेगी जो सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही सूक्ष्म। इसलिए हम इसको कहते हैं अंदरूनी पूर्ति होने की क्रिया, यानी सुख, शांति, संतोष, आनंद यह हमारी अंदर से ही क्रिएट हो सकती है और उसे प्राप्त नहीं हो सकती। आप इसको अस्वीकार करने की प्रयास कर सकते हैं, हमें खुशी होगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों से हमें सुख मिलती है। हम स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहेंगे कि खुशी दूसरों से प्राप्त नहीं हो सकती। हम जिसको कहते हैं कि दूसरों से प्राप्त हुई, दूसरे सिर्फ हमारे लिए ट्रिगर की काम कर सकते हैं, ट्रिगरिंग एलिमेंट की काम कर सकते हैं, लेकिन सुखी या दुखी बनना तो हमारे हाथ की खेल। उदाहरण स्वरूप, आपका बेटा विदेश में हायर एजुकेशन कर रहा है। आप एक समर्थ आत्मा है, भरपूरता के अंदर, प्राचुर्य के अंदर,
ऐश्वर्यशील है और सारी तरह की सुख शांति यानी भरपूरता के अंदर आपका परिवार जी रहा है और आपका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। अचानक आपके पास एक मोबाइल में मैसेज आया कि आपका बेटा का दुर्घटना हो गई है और बहुत सीरियसली वो इंज्योर्ड है, संकटापन्न है और कोई हॉस्पिटल में वो आईसीयू में एडमिटेड है। आपके सारे भरपूरता के अंदर में भले एसी चैम्बर में आप बैठे हो, 56 भोग का भोजन आपके सामने रखी हुई हो, डाइनिंग टेबल पे आप भोजन कर रहे हो, टीवी में कोई अच्छा सीरियल देख रहे हो, परिवार के साथ पत्नी या पति, बच्चे, परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बहुत अच्छी शेयरिंग के समय बिता रहे हो, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल की मैसेज देखेंगे तो आपकी मन की स्थिति अच्छी हो जाएगी या बिगड़ जाएगी? बताइए, बताइए। अच्छी हो जाएगी तो लिखिए गुड, अगर बिगड़ जाएगी तो लिखिए बैड। जी यानी गुड, बी यानी बैड। क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी, यही कहना चाहते हैं ना? तो देखिए मेटेरियलिस्टिक नीड्स, हाँ रेस्पॉन्स आ गए, बैड बैड। जी श्यामा जी कह रहे हैं बैड, जी अश्विनी जी कह रहे हैं बैड, ठीक, रानी जी बैड। देखिए हमारी सारी भरपूरता, मेटेरियलिस्टिक कंप्लीटनेस, ऐसी हाल, भोजन की कमी नहीं, कपड़ों की कमी नहीं, बैकग्राउंड में बहुत अच्छी म्यूजिक चल रही है, रेड कारपेट में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा परिवेश है, ठंडा एटमॉस्फेयर है, परिवार भी है साथ में, लेकिन एक मैसेज, मात्र छोटा सा एक टेक्स्ट मैसेज मोबाइल में आया तो पल भर में आपकी स्थिति को बिगाड़ दिया। अब बताइए, बाहर की जो इंफॉर्मेशन आई वो आपके लिए एक ट्रिगरिंग एलिमेंट थी, आपको उत्तेजित करने में, आपके अंदर में कोई स्टिमुलेशन पैदा करने के लिए पर्याप्त था, जो कि आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया। अब एक ट्विस्ट में दे रहा हूं आपको, सिनेरियो को थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। 5 मिनट के बाद मैसेज में करेक्शन आया कि ये मैसेज गलती से आपके पास चला गया, एक बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है, इंजर्ड हुआ है, आईसीयू में एडमिटेड है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, लेकिन गलती से उसके पेरेंट के पास मैसेज भेजने की बजाय आपके पास मैसेज चली गई, कृपया माफ करें। बताइए स्थिति आपकी क्या बन जाएगी? फिर से वही बैड स्टेट में यानी बिगड़ाहट रहेगी या पहले की जैसे नॉर्मल हो जाएगी? क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी तो लिखिए एन, अगर वही स्थिति में रहेगी तो लिखिए बैड। जी नॉर्मल हो जाएगी। देखिए बाहर से जो आता है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। जी अश्विनी जी, नॉर्मल बाहर का इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एक सेंसेशन के रूप में, एक ट्रिगरिंग एलिमेंट के रूप में आपके पास पहुंच सकती है, लेकिन निर्णय लेना आपके अंदर की बात, सुखी बनना या दुखी बनना आपके अंदर की बात। जैसे ही आपको पता चला कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, तो आपके लिए वो ज्यादा कुछ फर्क नहीं लाया। हालांकि मानविकता के दृष्टिकोण से देखा जाए ये तो एक दुखदायी घटना है ही, आप उसमें प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उतना मात्रा में शायद प्रभावित नहीं होंगे जितना आप पहले की स्थिति में हुए थे, अपने बेटे के लिए हुए थे। तो सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आत्मा के अंदर में वो पोटेंशियल होती है सुख दुख की स्थिति को निर्णय करना, और उस स्थिति में टिके रहने की निर्णय आत्मा स्वयं करती है। बाहर की परिवेश, बाहर की परिस्थिति, बाहर की वस्तु, बाहर के व्यक्ति, संबंध, सारी चीजें हमारे लिए ट्रिगर की काम कर सकती है, लेकिन हमारी स्थिति को बदलाने की निर्णय तो हम स्वयं ही लेते हैं। और एक छोटा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हैं 47 लोग, हमारे भाई बहने टोटल 47 है इस सत्र में। मैंने ऐसा कुछ कटु शब्द प्रयोग किया, कड़वा शब्द प्रयोग किया, जो कि ब्राह्मण के जीवन में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण की जो संस्कार है वो संस्कार के बाहर की बातें मैंने किया, गंदी बातें किया। बताइए 47 लोगों के अंदर में जो हलचल पैदा होगा, क्या सभी के अंदर में वही समान रूप से होगा? सभी की मनोस्थिति समान भाव से प्रभावित होगी?
इनपुट इज सेम, यानी शब्द मेरा सभी के लिए समान रहा। मैंने गाली दिया, वही गाली सभी के लिए समान रूप से प्रभावित करेगा क्या? नो। दानी जी कह रहे हैं नो, राजकुमार जी कह रहे हैं नो, जी निरा दीदी कह रही है नो, श्यामा जी नो। देखिए, इनपुट इज सेम, दैट मीन्स द स्टिमुलस इज सेम बट द रेस्पॉन्सेस आर डिफरेंट। कोई कहेगा कि ये भाई जी कैसे हैं, इतने अच्छे हैं, ज्ञानी है, पुराने हैं, ब्राह्मण आत्मा है, लेकिन ऐसे कड़वा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विचलित होने लगेंगे, सोच विचार में पड़ जाएंगे, परेशान होने लगेंगे। और कुछ लोग क्या सोचेंगे, अरे ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी संस्कार के अनुसार कहने लगे, हमारे लिए उसको क्या लेन देन है, हम उसको नजरअंदाज ही कर दें, सिंपली इग्नोर कर देंगे और न्यूट्रल रहेंगे, अपनी स्थिति में टिके ही रहेंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर मैंने बहुत अच्छा अप्रिशिएशन किया आपके लिए, 47 आत्माओं के लिए बहुत अच्छे अप्रिशिएटिव वर्ड्स मैंने छोड़ा, कम्युनिकेट किया, तो क्या सभी को खुशी हो जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है। कोई तो सोचेंगे चलो भाई जी ने हमारी बहुत अच्छा प्रशंसा गान किया, भाई जी बहुत अच्छे हैं। कोई ये भी सोचेंगे चलो यार ये दिखावा हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन सत्र मात्र चल रही है, हम रियल में अच्छे हैं कि नहीं वो तो हम स्वयं जानते हैं, भाई जी को क्या पता हम कैसे हैं। कोई तो ये भी सोचेंगे कि हम उतने अच्छे है ही नहीं, भाई जी को पता नहीं है, वो तो ऊपर ऊपर से ऐसे कह रहे हैं। तो ये जो वेरिएशंस इन थॉट्स है, वेरिएशंस इन एनालिसिस, वेरिएशंस इन ऑब्जर्वेशन, वेरिएशंस इन रेस्पॉन्सेस, ये हमारे अंदर की ताकत है। बाहर से मेरे शब्द, मेरे व्यवहार, मेरा कार्य, सब कुछ आपके लिए एक्सटर्नल ट्रिगर का काम कर सकता है, उतना ही मात्र मेरा ताकत है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल सिचुएशंस, ये सिर्फ उतना ही ताकत रखते हैं कि आपको थोड़ा सा ट्रिगरिंग कर दें, आपके अंदर थोड़ा हलचल पैदा करने की प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप हिलेंगे डुलेंगे या अचल अडोल रहेंगे, ये निर्णय, ये ताकत संपूर्ण रूप से आपके अंदर है। एंड आपके अंदर में फाइनल चेक पोस्ट, फाइनल चेक पॉइंट है, निर्णायक आप स्वयं हैं। इतनी अच्छी ताकत हमारे अंदर है। चलिए, तो अभी तक हमने यही देखा कि द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का क्षेत्र जो कि सर्वशक्तिमान होता है, आत्मा के अंदर जो शक्ति होती है वो अक्षय शक्ति का भंडार है, द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। आपने कभी देखा कि आप विचार विमर्श करते हैं, सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, और विचार विमर्श थक जाने के कारण अटक गई, ऐसा कभी हुआ? जो विचार उत्पन्न होती है, आप थक जाते हैं और विचार उत्पन्न करना बंद कर देते हैं, ऐसा कभी हुआ क्या? शरीर थक जाती है, कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, पसीना निकल गई, पेट खाली हो गया, भूख लगने लगा, शायद आप शारीरिक मेहनत करना कठिन महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से आत्मा की जो पोटेंशियल है वो कभी थकती नहीं है, कभी सोती भी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आत्मा कभी सोती नहीं है, आत्मा को नींद की जरूरत ही नहीं है, शरीर को नींद की जरूरत। आप गहरी नींद में सोए हुए स्थिति में भी आत्मा के अंदर में विचारों की उत्पत्ति होती रहती है, जिसको हम लोग सपना अवस्था कहते हैं। सपनों में जो हम देखते हैं वो सिर्फ हमारी विचारों की एक लहर है, तरंग है, एक ऊर्जा है, वो निरंतर चलती रहती है 24/7। नो वीकेंड, नो संडे, नो हॉलीडे, नो फेस्टिवल, नो डे, नो राइट, नो डे, नो नाइट, नो डिस्टिंक्शन, निरंतर चलती। और कार्य व्यवहार में जब हम उतर जाते हैं, व्हाट डू सोल डू इन डीप स्लीप? वेरी गुड क्वेश्चन, मेरा दीदी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो शरीर को विश्राम देने के लिए यह आत्मा का निर्णय है, क्योंकि मैं स्वयं चाहती हूँ कि शरीर में बनी रहूं। शरीर मेरा संसाधन है, द बॉडी इज माई असेट, इट्स माई रिसोर्स। मैं इसको सही ढंग से, अगर मैं समझदार हूँ तो शरीर को सही ढंग से मेंटेन करना भी मेरी जिम्मेदारी है। वो आगे चल के हम डिटेल्स में देखेंगे। शरीर के लिए आत्मा की 3 विशेष जिम्मेदारियां होती है, 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 1, शरीर को सही ढंग से पोषण देना। दूसरा है शरीर को सही ढंग से सुरक्षित रखना। तीसरा है शरीर का सही उपयोग करना।
to maintain the body, to safeguard the body, and to ensure the best meaningful utilization of the body. यह आत्मा की 3 प्रमुख जिम्मेदारी है। आप अगर पूर्णता की ओर प्रेरित हैं, आप अगर सचेतन हैं, आप अगर प्रगतिशील आत्मा हैं, तो आप ये तीनों को एनालिसिस करके देखें आपके अंदर से नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में क्या निकलता है। मैं शरीर को पोषण करना चाहती हूँ या शरीर का शोषण करना चाहती हूँ। आपके अंदर से शायद यही रेस्पॉन्स निकलेगा कि मैं शरीर का पोषण ही करना चाहती हूँ। दूसरा प्रश्न, मैं शरीर का सुरक्षा करना चाहता हूँ या शरीर को नष्ट करना चाहता हूँ। उत्तर शायद मिलेगा शरीर की सुरक्षा करना चाहती हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तीसरी, मैं शरीर का सदुपयोग करना चाहती हूँ या शरीर का दुरुपयोग करना चाहती हूँ, यानी शरीर के द्वारा अच्छा कर्म करना चाहती हूँ या बुरा कर्म करना चाहती हूँ। तो ये 3 प्रश्न, 3 जिम्मेदारी, 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा की शरीर के प्रति अवश्य होती है। आप इसको परख के देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के रूप में खुद कर सकते हैं। Sometimes don't get dream or do not remember dream। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति है यह। गहरी नींद में जब हम सोते हैं तो कभी सपना आते हैं, कभी सपने नहीं आते, ये अलग बात हो गई। लेकिन गहरी नींद में सोने की जो निर्णय है ये कौन लेता है? शरीर लेता है या स्वयं आत्मा लेती है? आत्मा लेती है। तो आत्मा निर्णय करती है कि मैं दिन भर कार्य करके थक गई हूँ, मुझे विश्राम चाहिए, इसलिए वो शरीर को विश्राम के लिए सुला देती है। एंड दिस इज अ कॉन्शियस डिसीजन। आप बताइए, बिना निर्णय से आप कभी सो सकते हैं क्या? ये तो संभव ही नहीं है। तो निर्णय लेने वाली सत्ता कौन है? आत्मा है। लेकिन विश्राम लेती कौन है? शरीर है। और एक उदाहरण देता हूं, आप थक गए, ऑफिस से लौट के आए और इतने थके हुए थे कि आप बिस्तर पे लेट गए। आपके घर में कोई सदस्य, बेटा, बेटी, पति, पत्नी या माँ या पापा, कोई भी हो, या घर की सर्वेंट आपके लिए चाय लेके आए और आपने इनकार कर दिया, मैं इतना थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ कि मैं अभी बैठ के चाय पीने की स्थिति में भी नहीं हूँ, और आपने चाय को किनारा कर दिया। एंड रियली यू आर टायर्ड। यू आर टायर्ड मीन्स फिजिकली यू आर टायर्ड। आत्मा कभी थकती नहीं है। मैं आगे की कहानी पूरा करती हूँ, आप उसका एनालिसिस करके देखिएगा। शरीर इतनी टायर्ड है कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, बात करने में असमर्थ हूँ, चाय भी नहीं पी पा रही हूँ, और मैं बिस्तर पे लेट गई। ऐसे आधे घंटे लेटने के उपरांत या तो 15 मिनट लेटने के उपरांत डोरबेल बजी और मेरे घर के दूसरा कोई सदस्य जाके जैसे ओपन किया तो पता चला कि मेरी बचपन की एक सहेली आई है, जो कि 20 साल पहले मेरे से मिली थी और हम लोग एक ही साथ में पढ़ाई किया था, बहुत क्लोज फ्रेंड है। और वो चिल्लाते चिल्लाते, हंसते मुस्कुराते, उछल कूद करते हुए, बहुत ही खुशी से नाचते नाचते मेरे बिस्तर के पास आई और मुझे बड़े प्यार से पुकारी कि चलो एक साथ शॉपिंग करने निकलते हैं। इतने दिन के बाद हम आए हैं, मिले हैं, 20 साल के उपरांत हम लोग एकत्रित हुए हैं, चलो एक बार बैडमिंटन एक राउंड खेल के आते हैं, घर के पास में मैदान है, चलो खेल के आते हैं। और मैं उठ गई। मेरे शरीर की थकान उस समय मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मैं इतनी टायर्ड महसूस कर रही थी। शरीर की थकान अब मिट गई या उसी पे है, लेकिन फिर भी मेरे नजर के सामने वो हाईलाइटेड नहीं रही, फोकस नहीं रही। मैं खुशी से इतना बेचैन हो गया, खुशी से इतना विभोर हो गया कि मेरी सहेली के साथ में आराम से खेलने के लिए निकल पड़ी, बिना चाय में, बिना भोजन में, बिना नाश्ते में। ये ताकत कहाँ से आई बताइए? शरीर तो थकी हुई थी, उठने की ताकत ही नहीं था, चाय पी नहीं सकती थी, लेकिन अभी खेल के कैसे आ गई? और ऐसा होता ही है रियल लाइफ में। अनदर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे मैदान में खेल कूद करते रहते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, 15-20 लोग बच्चे, अड़ोस पड़ोस सब मिल के खेल रहे हैं, भाग दौड़ होती रहती है, और इतने वो खेल में विभोर हो चुके हैं, एनग्रॉस्ड इन द प्ले, कि कोई बच्चा कभी गिर गया, घुटने में चोट लगी, खरोच आ गया, ब्लड निकल गया, लेकिन बच्चा फिर भी खेल रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, वो खेल में इतना खोया हुआ है, भाग दौड़ करता रहा, खेल का आनंद लेता रहा।
खेल खत्म हुआ, 1 घंटे तक खेल चली, खेल खत्म हुआ, शाम हुआ, सूरज डूबने लगा और बच्चे सब अपने अपने घर गए। वो बच्चा भी घर गया जिसका शरीर में चोट लगी थी, घुटने में चोट लगी थी, खून निकला था। अब घर में पहुंचने के बाद अब मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ हाथ पैर धो के आ जाओ, अब थोड़ा सा बैठो, नाश्ता कर लो। बच्चा जब हाथ पैर धोने जाता है तब नजर पड़ता है कि घुटने के पास में खून बह रहा है। अब उसको पीड़ा होने लगेगा क्योंकि नजर पड़ा कि देयर इज एन इंजुरी। तब तक उसको पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी, तब तक वो खेल में मशगूल था। इसका मतलब शरीर के अंदर पीड़ा है या नहीं, ये संवेदना को पढ़ने की निर्णय आत्मा स्वयं लेती है। द इंजुरी इज स्टिल देयर, ब्लीडिंग इज स्टिल देयर, बट द पेन इज नॉट बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द सोल। उसी तरह से जब हम सोते हैं, चाहे गहरी नींद में सोए या सपने के साथ सोए या बिना सपने में सोए, सपने आए या ना आए, उस समय आत्मा का ये कॉन्शियस डिसीजन यानी जानबूझ के आत्मा स्वयं निर्णय लेती है कि मुझे शरीर को विश्राम देनी है। लेकिन आत्मा के अंदर में उस समय विचार चलती ही रहती है, विचारों की तरंग चलती रहती है। कभी वो सपने के रूप में प्रकट होता है, कभी नहीं होता। आप इसको स्वयं एक्सपेरिमेंट करें, मैं कह रहा हूं बोल के नहीं, मैं जो कह रहा हूं ये मेरी अनुभूति के आधार पे है। मैंने जो देखा महसूस किया मैंने कहा। आप इसको मेरे कहने पे स्वीकारे ना, रिजेक्ट करें भी ना। यह हमारा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, सबमिशन रहेगा आप लोगों के लिए। स्वयं इसको एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लोर करके देखें कि वास्तव में मैं जब सोई रहती हूँ उस समय मेरे अंदर विचार चलती रहती है या नहीं चलती है। तब आप एक निष्कर्ष में पहुंच पाएंगे। अभी यहाँ जो बातें हो रही है, मेरी बातें आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अंदर में विचारों को देखने की कोशिश करें। मेरी बातें तो कान में पड़ रही है, कुछ पलों के लिए, हो सकता है कि 10-15 सेकंड के लिए मैं अपने आप को म्यूट रखता हूँ, 15 सेकंड आपके लिए छोड़ देता हूँ। अपने अंदर आप देखें कि अभी विचार चल रही है या नहीं चल रही। 15 सेकेंड्स मैं अपने को म्यूट रखता हूँ। स्वयं के अंदर में स्वयं को देखें, यानी मैं चेतना, चेतना को ही देख रही हूँ, मुझे ही मैं स्वयं देख रही हूँ। और मेरे अंदर में अभी क्या चलता है, क्या चलता है, मेरे अंदर में अभी क्या चलता है। व्हाट इज हैपनिंग विद इन माई सेल्फ। Within myself means within me, that is consciousness, चेतना। मन उसका एक भाग है। माइंड इज वन ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द कॉन्शियसनेस। बुद्धि उसका और एक फैकल्टी है जो एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है, सही बुरा का निर्णय करती है। चलिए बताइए क्या चल रहा था, कितनों को कुछ दिखाई दिया, कुछ पता चला क्या? व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड, क्या चल रही थी? कुछ विचार चल रहे थे या कुछ नहीं चल रहे? अगर नहीं चल रहे थे, पता ही नहीं चला या पकड़ नहीं पाए तो नो लिखें। कुछ चल ही रहा था तो फिर यस लिखें। स्टिलनेस, ओके, बहुत बढ़िया। मुझे चल नहीं यस, रहा था, शायद हम सुन रहे हैं तो हमारा दिमाग, मन, मस्तिष्क सब उसी में टिका हुआ है। इसीलिए दिमाग बिल्कुल जी स्थिर हो गया है, जैसे उसमें कुछ हलचल ही नहीं हो रहा है। जी जी, कौन बहुत शांति बढ़िया, है। बहुत अच्छा। दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। ये होना चाहिए। हमारी आत्मिक स्थिति और दृष्टा भाव की दृढ़ता
मजबूती, फाउंडेशन मजबूती तब बन पाएगी, आगे बढ़ पाएगी, अगर हम इस तरह की ऑब्जर्वेशन को करते रहें तो। स्टिलनेस आना भी एक बहुत अच्छा सिम्टम। विचारों को देखना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी पावर है। तो अभी ये सत्र में कुछ मात्रा में हो सकता है आपको दिखाई पड़ी होगी, नहीं भी पड़ी होगी। आगे चल के जब आप अकेले में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, एक होता है लोनलीनेस और एक होता है सॉलिट्यूड। एकांत मतलब अकेलापन, ये भारी लगता है। सॉलिट्यूड भी अकेला है लेकिन वो भारी नहीं लगता, हल्कापन। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषार्थी आत्माएं सॉलिट्यूड को प्रीफर करते हैं, एकांतवासी। एकांत में बैठे हैं लेकिन हमेशा बाबा को साथ में रखें। दैट इज द स्टेट ऑफ यूनाइटेडनेस। हम यूनाइटेड हैं, एकत्रित हैं बाबा के साथ। हम हमेशा मिले जुले हैं, बाबा और हम अकेले नहीं, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। ये स्थिति में रखते हुए अपने अंदर झांके कि मेरे अंदर क्या चल रही है, यानी विचारशीलता को देखने की कोशिश करें। आपको समय क्रम में दिख जाएगा कि हमारे अंदर में निरंतर विचार चल ही रही है। आप सोते समय भी देखने की कोशिश करें। जब तक आपको गहरी नींद नहीं लगी हो तब तक आप देखेंगे कि आपके अंदर में कुछ ना कुछ तो चल ही रही है। और कभी कभी ये भी देखने मिलेगा, ये बहुत आश्चर्य की बात है, गहरी नींद में भी कभी सपने आए कभी सपने नहीं आए, लेकिन आपको विचार देखने मिलेगा, दिखने लगेगा। इस समय क्रम में होगा, प्रैक्टिस के अनुसार होगा। चलिए, तो यह है आत्मा की बात, जो कि डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब बॉडी के साथ में ये फंक्शन करने लगती है, उस समय फिर हम जड़ता के क्षेत्र में अपने को उतार के काम करने लगते। शरीर है जड़ता का क्षेत्र, और जड़ता के साथ आत्मा की यानी चेतना का इंटरफेस होती है। फिर और उसको ग्रॉस लेवल में मैनिफेस्ट करने की क्रिया होती है, जो कि हमारे कार्य व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। कार्य व्यवहार हमने दो भाग इसलिए लिया। कार्य यानी हम प्रकृति के साथ जो कुछ श्रम करते हैं, दैट इज कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ वर्क। और लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या आचरण या कंडक्ट, उसको हम बिहेवियर का डोमेन में डाला। इसलिए दो भाग में लिया, क्योंकि प्रकृति जड़ क्षेत्र है। जड़ता के साथ जब हमारी इंटरफेस होती है, वो एक कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि जड़ चीजें हमारे साथ में उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगी जैसे मानव दिखाते हैं। और जब हम जड़ता के चैतन्य के साथ में इंटरफेस करते हैं, यानी ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेस होती है, उस समय हमें सेंटिमेंट्स और इमोशंस, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन स्टेट ऑफ बीइंग, इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के जीना पड़ता है। इसलिए इसको अलग सेगमेंट में दिखाया गया, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो स्टेट है डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर में चलती है, दिस इज द स्टेट ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की क्षेत्र है। ये कल्पनाशीलता हर व्यक्ति के अंदर है, हर मानव आत्मा के अंदर है, निरंतर चलती रहती। अब यहाँ पर बात आती है जो हमने थोड़ा देर पहले कहा कि व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ टुवर्ड्स द बॉडी। यहाँ 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट किया गया। ऐसे आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल सकती है, लेकिन मुख्य रूप से टू नर्चर, टू प्रोटेक्ट एंड टू राइटली यूटिलाइज द बॉडी। अब ये राइट यूटिलाइजेशन क्या है, इसको थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। नर्चर करना यानी पोषण करना, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आप ये ना सोचें कि मैं ही कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं बोल के आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप इसको खुद खुद जांच के परख के देखें कि मैं अपने शरीर को नर्चर करना चाहती हूँ या टॉर्चर करना चाहती हूँ। मैं शरीर की प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ या डिस्ट्रक्शन करना चाहती हूँ। आपके अंदर से स्वतः यही प्रेरणा निकलेगी कि मैं नर्चर या प्रोटेक्ट ही करना चाहती हूँ, राइट यूटिलाइज ही करना चाहती हूँ। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट यूटिलाइजेशन। प्रश्न आता है कि व्हाई टू नर्चर द बॉडी को हो और जाएगा ना राइट। इसमें? जी, क्या पूछ रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं क्या? एनी क्वेश्चन? नहीं भाई जी, वो मिस्टेक। तो राइट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट इज राइट यूटिलाइजेशन?
कोई बताए ना, आपको अभी क्या लग रहा है? राइट यूटिलाइजेशन हम किसको कहेंगे? क्या होने से हम समझेंगे कि हम शरीर का सदुपयोग कर पा रहे हैं? एक आध उदाहरण बताइए, हम आपको 6-8 उदाहरण बताएं। चलिए मैं बताता हूं, आप इसको जांच परख करना कि यही राइट यूटिलाइजेशन है या कुछ और है। नंबर 1, बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, बॉडी इज नॉट माई मास्टर। ये दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता मेरे अंदर कितनी है? खुली है या पार्शियली है या बिल्कुल नहीं है? मास्टर तो मैं ही हूँ, निर्णायक मैं ही हूँ, कर्ता मैं ही हूँ, डिसीजन मेकर मैं ही हूँ, राइट रॉन्ग परखने वाली मैं ही हूँ। शरीर मेरा साधन है। अगर हम शरीर को मास्टर मान लिया तो फिर क्या होगी परिणाम? शरीर मांगेगा कि मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तली भुनी चीजें चाहिए, नॉनवेज फूड चाहिए, वाइन चाहिए, स्मोक चाहिए, 24/7 मुझे सेंसरी प्लीजर चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए। क्या आप इसको एडमिट करेंगे, परमिट करेंगे, बॉडी के लिए खुला छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे यानी बॉडी के वशीभूत हो गए, उसको इंस्ट्रूमेंट की बजाय मास्टर मान लिया, तो परिणाम आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा ही होगा। आपको भले आइसक्रीम अच्छी लग रही हो, लेकिन इंद्रियों के सुख के कारण आप अगर 10-10 आइसक्रीम खाने लगे, यानी आप स्वयं मास्टर कंट्रोलर हैं, लेकिन इंद्रियों को आपने मास्टर बना लिया, शरीर को आपने मास्टर बना लिया, 10-10 आइसक्रीम आपने खाने लगे, तो शरीर के लिए वो नुकसान ही करेगा। पोषण तो दूर की बात है, आपको टेस्ट भी नहीं मिलेगा। पहला आइसक्रीम शायद टेस्टी लगेगी, दूसरी आइसक्रीम में टेस्ट और कम होने लगेगा। इंग्रेडिएंट्स वही है, टेस्ट तो वही रहेगी, लेकिन आपको फील नहीं होगी। और 10वीं आइसक्रीम खाते खाते तो शायद आप इनटॉलरेंट हो जाएंगे, उसको खाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो ये है सेंसरी प्लेजर की विडंबना। आपको मूवी देखने अच्छी लगती है, 24/7 आपके लिए 100 मूवी निरंतर देखने के लिए रख दिया जाए, देख नहीं सकते। सेंसरी प्लेजर टॉलरेट ही नहीं होगा अगर आप मात्राधिक रूप से आस्वादन करने लगे तो। सो बॉडी इज आवर इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट माय मास्टर। मुझे निर्णय करनी है, वो क्षमता मेरे अंदर है कि बॉडी को कितनी फीडिंग चाहिए, कितनी कंटेंट चाहिए, कितना फूड चाहिए, कितना कपड़े चाहिए, कितनी नींद चाहिए, ताकि ये सही ढंग से मेंटेन हो पाए। नेक्स्ट, राइट यूटिलाइजेशन, हेल्थफुल लिविंग। आज के दिन में ज्यादातर लोग पीड़ित होते हैं, बीमार से ग्रस्त होते हैं, बिकॉज ऑफ इनएडेक्वेट एक्सरसाइज, इनएडेक्वेट फिजिकल वर्क। पर्याप्त रूप से श्रम नहीं करते, सही भोजन नहीं करते, फास्ट फूड, जंक फूड की मात्रा बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, साफ सफाई के ऊपर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं होती, इग्नोर करते हैं, गंदी परिवेश में रहने के कारण बीमार पड़ते हैं, प्रदूषित परिवेश में रहने के कारण बीमार पड़ते हैं। दीज आर द हेल्थ टिप्स। इसको भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी आत्मा की होती है। दैट इज कॉल्ड हेल्थफुल लिविंग, हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल। दिस इज राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तीसरी, इसको ओवर यूज या मिस यूज नहीं करना। कैसे ओवर यूज करते हैं? ओवर वर्क के द्वारा। शरीर को विश्राम चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए, 1/3 ऑफ द डे, 24/3, दैट इज 8 आवर्स नींद चाहिए, गहरी नींद, साउंड स्लीप, पीसफुल स्लीप चाहिए। हम कितना देते हैं? हम इतने रेस्टलेस होके काम करते हैं, ऑफिस का प्रेशर, सोशल प्रेशर, फैमिली ऑब्लिगेशंस, ये सब के कारण हमारे पास में छेड़छाड़ करने के लिए एक ही चीज बचती है, वो है हमारी नींद। और छेड़छाड़ करने के लिए दूसरी चीज बचती है कि वो हमारा शरीर, जितना ज्यादा हो सके हम उससे श्रम लेने का प्रयास करते हैं, और इतना उसको थका देते हैं और इतना उसको श्रम से परेशान करते हैं, उपयुक्त मात्रा में विश्राम न देकर, कि वो घड़ी घड़ी बीमार पड़ने के लिए वल्नरेबल हो जाता है, प्रोन टू डिजीजेस। उसको नेग्लेक्ट करना, अब्यूज करना, सेंसरी ऑर्गन्स की मिसयूज करना, ये भी गलत यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। रथ की सही इस्तेमाल हम नहीं करते।
इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर पर्पसफुल वर्क। जो कार्य हम करते हैं वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी विकास हो, और समाज का भी कल्याण हो, समाज का भी विकास हो, किसी का इसमें नुकसान ना हो। इसको बोलते हैं पर्पसफुल वर्क। ये और एक राइट यूटिलाइजेशन की टिप है। अगला, बैलेंस एंड डिसिप्लिन। कभी मात्राधिक ऑफिस के प्रति डेडिकेटेड हो जाना, या कभी ऑफिस को इग्नोर करके घर के प्रति डेडिकेट हो जाना, या तो ऑफिस और घर दोनों को प्रायोरिटी देके सामाजिक जिम्मेदारियों को इग्नोर कर देना, ये सारे इम्बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस स्थिति किसको कहते हैं? हमारा वर्क एंड लाइफ, हमारी दिनचर्या, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, दाप्तरिक जीवन यानी प्रोफेशनल लाइफ, ये सभी में बैलेंस हो। उसके साथ में आध्यात्मिक जीवन का भी सिग्निफिकेंस है। ये सभी जब व्यवस्थित होते हैं, आपस में तालमेल रखते हैं, हार्मोनी में रहते हैं, तब हम कहेंगे कि हम बैलेंस एंड डिसिप्लिन है। नॉन वायलेंस एंड रेस्पेक्ट, किसी के प्रति हिंसा का आचरण नहीं करना, which is not naturally acceptable to us। आप स्वयं से प्रश्न करें, किसी के प्रति हिंसा करने से आपको अच्छा लगता है या भारी लगता है, खराब लगता है? आपके अंदर से जो उत्तर आएगी वही आपके लिए गाइडलाइन है, वही आपके लिए मास्टर है, वही आपके लिए मार्गदर्शक है। इतनी अच्छी पोटेंशियल हर व्यक्ति के अंदर में कुदरत ने दिया है कि हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस इटसेल्फ इज द मेंटर फॉर आवरसेल्व्स। मैं अगर स्वयं को पूछूं कि मुझे वायलेंस चाहिए या नॉन वायलेंस चाहिए, मेरी अंदर से अंतःकरण से उत्तर मिलेगा कि मुझे नॉन वायलेंस ही पसंद है। किसी के प्रति हिंसा करना ना मुझे पसंद है, किसी के प्रति हिंसा होता हुआ देखना ही मुझे ना पसंद है। मुझे सम्मान भी चाहिए और मैं दूसरों को सम्मान देना ही पसंद करता हूँ या करती हूँ। कोई मुझे डिसरेस्पेक्ट करे ना मुझे स्वीकार्य है, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट करूं उसके लिए भी वो स्वीकार्य नहीं होता। इसको सुनिश्चित करना, दैट इज राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। हम किसी को नमस्ते मुद्रा में नमस्ते करें, किसी का चरण स्पर्श करें, ये सिर्फ सम्मान नहीं होता, ये सम्मान की गेस्चर होता है। दिस द गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट। लेकिन प्रॉपर सम्मान किसको कहेंगे? जब हमारा भाव दूसरे के भाव के साथ में अलाइन हो जाए और रेस्पेक्ट की फीलिंग हमें मिले, दैट इज रेस्पेक्ट। सिर्फ हाथ जोड़ देना ये पर्याप्त नहीं होता है रेस्पेक्ट के भाव को एहसास करने के लिए। ये सिर्फ गेस्चर है, मुद्रा है, ये फिजिकल अपीयरेंस है। चरण स्पर्श करना भी ये फिजिकल गेस्चर है। हार्मोनी विद द नेचर, जिस धरती पर हम जीवन जीते हैं, इस प्रकृति की वायु, प्रकृति की जल, प्रकृति के सारे कंपोनेंट यानी उपादान हमारे स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी, हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। सनलाइट हो, एयर हो, वाटर हो, धरती हो, गतिशीलता, क्रियाशीलता, ये सारी चीजें इको फ्रेंडली हमारे साथ होनी चाहिए। हम नेचर फ्रेंडली बन के जिए। आज की स्थिति में मानव जिस तरह से जी रहा है, इंक्लूडिंग वी पीपल, क्या ये नेचर फ्रेंडली का लिविंग कहा जाएगा? पानी प्रदूषित, हवा प्रदूषित, सारी जगहें पेड़ पौधों का हम काट के विनष्ट कर रहे हैं, जंगल को नष्ट कर रहे हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है, हर जगह पे प्रदूषित की मात्रा बढ़ रही है। सबसे ज्यादा प्रदूषण तो मानव के मन के अंदर है, मेंटल पोल्यूशन। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कि प्रकृति जिम्मेदार है या मनुष्य जिम्मेदार है? प्रकृति के साथ में कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि मनुष्य अगर घर से ना निकले तो प्रकृति और अच्छे ढंग से फ्लोरिश करती है। नेचर कैन फ्लोरिश लाइक एनीथिंग। मानव ना हो तो प्रकृति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रकृति नहीं होगी तो मानव टिक नहीं पाएगी, जी नहीं सकती। मानव समाज का टिकना मुश्किल हो जाएगा। मानव को पेड़ पौधे चाहिए, मानव को नदी चाहिए, मानव को धरती चाहिए, मानव को ऑक्सीजन चाहिए, मानव को ही सूरज की रोशनी चाहिए। लेकिन मानव ना हो तो ये सारे तत्वों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे विल फ्लोरिश लाइक एनीथिंग, द फॉरेस्ट विल आल्सो ग्रो, एनिमल्स एंड बर्ड्स दे विल आल्सो सर्वाइव एडिक्वेट, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम एनिमल्स एंड बर्ड्स के बिना जी नहीं सकते। बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होती है, एनिमल्स हमारे सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो काव हो, बफालो हो, बकरी हो, ऊंट हो, हाथी हो, जानवर कितने भी हो, हम उनको अपनी सेवा में लगाते हैं। कोई मनुष्य जाके जानवर की सेवा में लगी हो, अगर हम करते हैं तो वो अपनी स्वार्थ के लिए करते हैं।
ना कि उनके सवाल सिर्फ करते हैं। सो वी शुड लिव इन हार्मोनी विथ नेचर। फिर है मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हमारी गेस्चर, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी शब्दावली, यह हमारा ट्रूथ, रेस्पेक्ट एंड हार्मोनी के साथ, सत्यता के साथ, सम्मान के साथ और संगीतमय भावना के साथ, हम औरों के साथ, प्रकृति के साथ, मानव के साथ, इस धरती के सारे तत्वों के साथ, ये पर्यावरण के सभी कंपोनेंट के साथ, सभी एलिमेंट के साथ हार्मोनियसली जीवन व्यतीत करें, निर्वहन करें। व्हाट इज हार्मोनी? संगीतमय स्थिति। ऑल आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट विथ ईच अदर, नॉर्चरिंग ईच अदर। पेड़ और मिट्टी को अगर आप देखेंगे, एक उदाहरण है, पेड़ जब मिट्टी में रहता है, उसके बीज जब मिट्टी में पड़ती है तो मिट्टी उसको खुराक देती है, पोषण देती है। सूरज उसको पोषण देता है, सनशाइन। पानी उसको पोषण देता है। फिर वो बीज बड़ा होकर पौधा निकलता है, पौधा और बड़ा होकर बड़ा पेड़ बन जाता है, डालियां निकलती है, पत्तों से भर जाता है, फूल होता है, फल प्रदान करता है, मनुष्य खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं। और पेड़ बड़ा होकर एक दिन नाश हो जाता है, यानी उसका आयु पूरा हो जाता है। अब मिट्टी से उसका पोषण मिला, धरती से उसको पोषण मिला, और पानी से उसको पोषण मिला, सूरज की रोशनी से पोषण मिला, वो बड़ा हुआ। बड़ा होने के उपरांत उसकी डालियां जब सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर से वो मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। मिट्टी को ज्यादा उर्वर करते हैं या मिट्टी को नुकसान करते हैं? अभी नुकसान तो नहीं करते। पेड़ पौधे पड़े, फूल पत्र पुष्प पड़े, फल पड़े, यानी पेड़ का नष्ट अवशेष मिट्टी से जब घुलता मिलता है, मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि द सॉइल इज नर्चरिंग टू द ट्री एंड ट्री इज आल्सो नर्चरिंग टू द सॉइल। एक दूसरे का परिपूरक होते हैं, प्रतिपोषण करते हैं, कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करते। उसी विधि से पशु पक्षियों को भी अगर देखें, वो भी वैसे ही पोषण करते हैं, धरती से पोषण लेते हैं, और मरने के बाद उनका शरीर जब मिट्टी में घुलता मिलता है तो मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाते हैं, जो कि खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। कभी वो शरीर मिट्टी को खराब नहीं करते, प्रदूषित नहीं करते। और प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं कि मानव प्रकृति से क्या लेती है और प्रकृति को क्या देती है। ये प्रश्न का उत्तर आप खोजेंगे। चलिए, समय को ध्यान में रखते हैं, थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करें, धीरे धीरे हम कंक्लूजन की ओर चलेंगे कि दृष्टा भाव को कैसे सुनिश्चित करें। सभी का रोल अपना अपना यूनिक है, जिसका जितना क्रिटिकल रोल है वो उतना ही एक्सपर्ट होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि जो जितना एक्सपर्ट होता है उसको उतना क्रिटिकल रोल दिया जाता है ड्रामा में। बहुत बड़ी पीड़ा की रोल किसी की जिंदगी में आई हो तो आप ये समझें कि मैं इसमें बेस्ट एक्टर हूँ या एक्ट्रेस हूँ, इसलिए मुझे ये पीड़ा की रोल मिली, रोने की रोल, छटपटाने की रोल, इस तरह की रोल मुझे मिली है, उसको लेकर आनंदित रहे। ये कुदरत का दिया हुआ गिफ्ट है, बाबा का दिया हुआ एक बहुत अच्छा सौगात है मेरे लिए कि तुम यही रोल सटीक कर पाओगे, इसलिए बाबा ने चुना है कि मैं इसको करूं। अब वो दुख के रूप में प्रकटन नहीं होगा, वो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में आपके साथ चलने लगेगा और आप उसको दृष्टा भाव से देखते जाए। और इसके डायरेक्टर कौन है? द सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा। वो निर्देशक है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, परम शक्तिशाली है, सारे खजानों से भरपूर है, अक्षय शक्ति का भंडार है, लाइट हाउस, पावर हाउस है, और वो बाहर से मार्गदर्शन करते हैं। उसके मार्गदर्शन से, दिशा निर्देश से हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और डायरेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करेंगे तो फिर ड्रामा उतना मीनिंगफुल नहीं आएगी, स्टोरी ठीक नहीं रहेगी। ये खुशी के साथ हम आगे बढ़े, ये आनंद के साथ बाबा को साथ लेके चलें कि बाबा आपने दिया हुआ रोल मैं तो अदा कर रही हूँ। एवरी सीन इज एक्यूरेट एंड एवरी इवन इट सीम्स नेगेटिव। सामूहिक रूप से यह हमें भले ही नकारात्मक दिख रहा हो, लेकिन इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। ड्रामा हमेशा कल्याणकारी है, इसमें कोई फेल्योर नहीं है, सफलता ही सफलता। जो अभी फेल्योर के रूप में दिख रहा है, आगे चल के सफलता के रूप में प्रकट होने वाला है। ये आत्मविश्वास के साथ हम कदम आगे बढ़ाएं। चलिए, थोड़ा सा हम स्किप कर लेते हैं। इसमें आखिरी पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। इसमें अंतिम पॉइंट आप देखें, विलन्स भी है इस रोल में, इस ड्रामा में, खलनायक। और उनकी जरूरत इसलिए है
क्योंकि वो हमें आंतरिक शक्ति सिखाते हैं, अंदर से हमें ताकतवर बनाते हैं। सशक्त बनाने के लिए बाबा ने उनको भी रखा है हमारे लिए, जो हमारे अपोजर है, जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ के जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमें लगता है कि ये ना होते तो हमारी पुरुषार्थ के जीवन और अच्छा होता, लेकिन बाबा ने इसलिए रखा कि वो लोग आपको और सशक्त बनाने में मददगार है। बाकी सारी पॉइंट्स हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, ऐसा नहीं करते हम। नो मीनिंग ऑफ कंपेयरिंग द रोल्स। जो कुछ भूमिका हमें मिली है दैट इज बेस्ट फॉर मी, दिस इज द असाइन्ड रोल फॉर मी। और ये असाइनमेंट किसने दिया? बाबा ने दिया, परमपिता परमात्मा ने दिया, प्रकृति ने दिया, ये अस्तित्व ने मुझे ये प्रदान किया। आई शुड बी हैप्पी एंड प्राउडली आई शुड एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट, दिस रोल। इट इज सिमिलर टू ए मूवी। एक बार शुरू हो गया तो फिर बीच में उसको हम बदला नहीं सकते, तो सीन्स कैनॉट बी चेंज्ड। ये बना बनाया है। थिएटर हॉल में हम बैठ गए, सीन चालू हो गई तो उसको हमें देखना ही है, और जिसको जो रोल दिया गया उसको वो निभाना ही है। इट कैनॉट बी चेंज्ड, इट कैनॉट बी इंटरपोज्ड आल्सो। मेरा रोल आप कर लें, आपका रोल मैं कर लूं, ऐसा भी इसमें नहीं है। परमात्मा से हम हमेशा निरंतर संबंध को बनाए रखें। वो हमारा गाइड है, मेंटर है, डायरेक्टर है, फिलोसोफर है, साथी है, सदा साथ निभाने वाला है। छत्र छाया में हम पल रहे हैं। और इसको स्वीकार करें, नाटक को एक्सेप्ट करने की कला को भी अपनाएं। एक्सेप्ट एवरी सीन विथ फेथ, पूर्ण विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ। और ये बैलेंस ऑफ एक्शंस एंड रिमेम्बरेंस हमें संतुलित रहने में मदद करेगा। कर्म और याद, निरंतर परमात्मा की याद में हम रहें। याद करने वाली हम स्वयं हैं, शरीर के द्वारा। शरीर हमारे लिए एक रथ है, शरीर हमारे लिए एक मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वार है, परम पवित्र स्थल है। इस स्थल पे हम निवास करते हैं और परमपिता परमात्मा को हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा हम स्किप कर देते हैं। रोज मुरली की प्रैक्टिस करें। खाली अध्ययन करना एक बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, अपने जीवन में उतारना, उससे और गहराई की बात है। पढ़ें जरूर, लेकिन रोज की मुरली से कम एक पॉइंट, कम से कम एक, उसको निर्णायक के रूप में ले लें। यह आज के लिए मुझे इम्प्लीमेंटेशन की बात, आज मैं अपनी जिंदगी में इसको उतार के देखूंगा। ओनली 1 पॉइंट ए डे, देखिए आप कितना सशक्त बन जाएंगे। और कर्मों की पवित्रता को हमेशा सुनिश्चित करें, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, सबसे बड़ी श्रृंगार है। बाबा ने जब से हमें मिला है, पहला दिन का कोर्स में हमें ये जानकारी मिली कि पवित्रता ही ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता, यानी स्थूल चीजों की पवित्रता, सूक्ष्म चीजों की पवित्रता। हमारी संकल्प में भी कभी अपवित्रता का स्थान ना हो, इसको भी सुनिश्चित करें। हर कर्म में आत्मा की पवित्रता प्रकट हो। हमारी बोल, संकल्प और कर्म, 3 तरह से कर्म होती है। कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तीनों में हम पवित्रता को सुनिश्चित करें, और इसी सहारे के साथ, इस शुभ कर्मों के साथ, शुभ संदेश के साथ हम मास्टरिंग द ड्रामा को इंश्योर कर सकते हैं, यानी ड्रामा को ड्रामा के रूप में देख पाने की कला स्वयं को देख सकते हैं। तो ये रहा आज का इनपुट। दृष्टा भाव से हम ड्रामा को कैसे देखते रहें, निरंतर चलते रहें, और इसी के साथ हम आज का इनपुट को पूरा करते हैं। आपकी धैर्यता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ब्राह्मण परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, ओम शांति। ओवर टू किरण जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। आज का सेशन भी बहुत ब्यूटीफुल था, जैसे पिछला सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग में जो लाइन मुझे बहुत जोर से लगी, जो स्थिति चाहते हैं वो बना ना पाना, उस समय वही हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है।
वो मेरे अंदर बैठ गया। और जो क्विज का आपने ब्रेकअप किया और पूरे डिटेल से हमको बताया कि आगे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। बहुत, जिन्होंने क्विज नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं अपने आप के लिए, क्योंकि वो बहुत ही लाभदायक है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और बॉडी के लिए भी आपने इतने सारी बातें बहुत अच्छे से हमको समझाई, बहुत ही, और ड्रामा के बारे में और गहराई से निश्चय बिठाया। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा भाई जी। और हम, मैंने आपसे एक गुण भी चुराया, आप हर बात के लिए बहुत अच्छा कहते हैं। और क्वेश्चन हर 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 किसी से मैंने देखा कि किसी ने भी अगर कमेंट किया तो हर एक का आपने नाम लिया और उन्हें इतने सम्मान से हर एक का आपने रिस्पॉन्स भी पढ़ा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ये गुण आपसे चुरा लिया है। और बहुत ही यूजफुल सेशन रहा। आशा करते हैं आप वापस बहुत जल्द अनुभूति फिर से आएंगे। तो अभी और समय नहीं है योग के लिए, हम बस 30 सेकेंड ऐसे ही साइलेंस रख के खत्म करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। Om Shanti. Thank you.